हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका और आज हम बात करेंगे वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट कि इंडियन साइंटिस्ट ने क्या क्या अचीव किया है 2018 में। ये सब डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम 10 to 13 ऐसी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम उन अचीवमेंट्स की डिटेल में नहीं जाएंगे कि उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वो डिस्कवरी हुई, क्योंकि वो एक अलग से ही टॉपिक बन जाता है। यहाँ पे हमारा पर्पस है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या पूछा जाएगा और उस अचीवमेंट में जो एक पर्टिकुलर हम बात करेंगे उसमें कौन सा इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है और अल्टीमेटली पर्पस क्या है उस अचीवमेंट का, राइट। तो मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ अ चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह का जो पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्सेज लेना चाहते हैं तो हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या तो हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अधिक जानकारी इससे रिलेटेड आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। सो देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या रेलेवेंस है। जो अचीवमेंट्स की हम बात करेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज न्यूज़ में अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स में ये चीज़ें बहुत कम रहती हैं। आप जो भी फॉलो करते हैं, जो चीज़ें मैगज़ीन्स फॉलो करते हैं, बट या यूजुअली हम ही उन पे नज़र नहीं डालते कि हाँ ये तो नहीं आएगा। बट ऑब्जेक्टिव्स में सडनली, प्रीलिम्स में स्पेशली कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है और फिर हमको पता नहीं होता वो कहाँ से आया। तो इसलिए हम सारा क्लब किया है यहाँ पे कि जो भी मेजर अचीवमेंट्स रही हैं साइंटिस्ट की उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो वहाँ पे इस हर एक अचीवमेंट में क्या मेन पॉइंट है मैं आपको बता दूँगी, कहाँ पे आपको फोकस करना है। अब देखिए, एक जेल जो बनाई गई जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगी टॉक्सिक पेस्टिसाइड से। देखिए, जब भी क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स जो हैं वो छिड़के जाते हैं तो हमारे फार्मर्स यूजुअली ना ग्लव्स यूज़ करते हैं ना कोई मास्क यूज़ करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, वो हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक तरह की जेल बनाई गई है। ये जेल किसने बनाई है ये आपको याद रखना। इंस्टीट्यूट का नाम स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, ये है बेंगलोर में। आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन बेंगलोर। और इन्होंने जो प्रोटेक्टिव जेल जो बनाई है वो बनी है आपकी पॉलीऑक्साइम से। ये आपको याद रखना है। इंस्टीट्यूट का नाम हो गया और जेल क्या है, पॉलीऑक्साइम से। और आप इस जेल को स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या काम करती है, ये जितने भी हानिकारक तत्व हैं पेस्टिसाइड्स के उनको ब्रेक कर देती है, उनको तोड़ देती है और उनको मतलब सेफ सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है ताकि वो स्किन के बीच में ना जा पाए, हमारे ऑर्गन्स के बीच में ना जा पाए, ब्रेन उससे प्रोटेक्टेड रहे, लंग्स उससे प्रोटेक्टेड रहे। तो ये है आपका जेल के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड थिनेस्ट मटेरियल विद नोवेल टेक्निक। अब देखिए, वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट यानी एकदम पतला मटेरियल जो है वो बनाया गया है, डिस्कवर किया गया है। यहाँ पे आप देख लें ये किसके अंदर आएगा, आपके नैनो टेक्नोलॉजी के अंडर आएगा। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने ये डिस्कवरी करी है, ये अचीवमेंट है IIT जो है आपका गांधीनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। इन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो पेपर, आपने पेपर को तो देखा ही है, उसकी थिननेस वो कितना पतला होता है, कितना बारीक होता है। और ये जो मटेरियल इन्होंने बनाया है ये पेपर से भी 1 लाख टाइम्स पतला है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना पतला है। और इसको 2D में बनाया गया है, 2 डायमेंशनल में बनाया गया है। और उसका जो थिकनेस है 2D मटेरियल का वो है आपका 1 नैनोमीटर। तो अब 1 नैनोमीटर कितना पतला हुआ ये समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो एक इंसान का बाल होता है यानी ह्यूमन हेयर होता है उसका साइज़ क्या होता है, वो 80,000 नैनोमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पतला मटेरियल है। और इसको किसकी मदद से बनाया गया है, मैग्नीशियम डाइबोराइड। मैग्नीशियम डाइबोराइड जो है ये बोरान जो आपका एलिमेंट है उसका एक कंपाउंड है। तो आप बोल सकते हैं कि ये मटेरियल दुनिया का थिनेस्ट मटेरियल है। और इसका क्या एप्लीकेशंस रहेंगी आपकी नेक्स्ट जनरेशन में, जो आप बैटरीज, नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज आएंगी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। जो आपकी अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बिंग फिल्म्स आएंगी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो बहुत जगह इसका एप्लीकेशन हो सकता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस इंस्टीट्यूट ने किया है, कितना 2D है, 1 नैनोमीटर है, मैग्नीशियम डाइबोराइड जो कंपाउंड है वो इसमें यूज़ किया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद जीन एडिटिंग की बात करें, जीन एडिटिंग पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। और यहाँ पे आपको बताया कि जब भी हम DNA के साथ कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं, DNA इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, कुछ भी
मैनिपुलेशन करते हैं उसको हम जीन एडिटिंग बोलते हैं, जो यूजुअली क्रॉप्स में होती है। अब बनाना में भी जीन एडिटिंग, जो बनाना का जीनोम है, जीनोम उसका पूरा जीन का जो सेट है वहाँ पे भी जीन एडिटिंग किया गया है। और कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज़ की है? CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 एक सिजर्स की तरह काम करती है। ये टेक्नोलॉजी कैसे DNA को काटती है और कैसे वहाँ पे इंसर्ट करती है अपना मनपसंद जो इंसर्ट हम डालना चाहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में भी बताया, आप उसको देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। और इसको कहाँ के रिसर्चर्स ने किया है? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली। अभी तक हमारे देश में कभी भी किसी फल पे जो जीन एडिटिंग है वो नहीं की गई थी, तो बनाना पहला ऐसा फल बन गया है जिस पे जीन एडिटिंग जो है वो की गई है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप जीन एडिटिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि हम इससे बाद में न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। जो आपका पैथोजन रेजिस्टेंस है, पैथोजन हो गया जो भी आपकी डिजीज़, बीमारी करने वाले जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस के लिए हम जीन एडिटिंग बनाना में यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका प्रोडक्शन अच्छा हो पाए। क्योंकि भारत में ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बनाना चौथे नंबर पे आता है। इससे पहले आता है आपका वीट, फिर आता है आपका राइस, फिर आता है आपका कॉर्न, तो उस हिसाब से 4th नंबर पे आता है आपका बनाना। तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम जीन एडिटिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए। अब उसके बाद काफ़ी डिस्कवरीज हुई जीका, डेंगी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया के केसेस में भी। ये वायरसेस आपने देखा है, इन्होंने हाहाकार मचा के रखा है। हमेशा ही भारत में काफ़ी लोगों की जान जाती है क्योंकि प्रॉपर कोई दवाइयाँ जो हैं इनकी नहीं अभी तक डिस्कवर हो पाई हैं। तो अब यहाँ पे पहले देखिए नेशनल ब्रेन रिसर्च NBRC जो है मानेसर में जीका वायरस को लेके इसने कुछ रिसर्च करी है, कुछ फाइंडिंग्स सामने आई हैं। देखिए जीका वायरस से आपको माइक्रोसेफेली होती है। माइक्रोसेफेली का मतलब है कि छोटे साइज़ का सर होता है बच्चों में, स्मॉल हेड साइज़। जो सर का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। तो रिसर्चर्स ने देखा है कि जो जीका वायरस है उसका जो एनवेलप प्रोटीन है वो ह्यूमन में, जो इंसानों में स्टेम सेल्स हैं, हमारे न्यूरल स्टेम सेल्स, उनकी प्रोलिफरेशन को, उनकी ग्रोथ को रोकता है। और यही रीज़न है जो न्यूरॉन जो वहाँ से बनते हैं वो फॉल्टी होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको माइक्रोसेफेली होता है। तो ये प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ढूंढा है कि ये रीज़न है मेन। तो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि प्रोटीन ढूंढना ही इतना मुश्किल क्यों है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद, उससे पहले देखिए जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस में भी और डेंगू में भी ये देखा गया है कि एक प्रोटीन है जो क्या करती है, डेंगू वायरस को और जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस है इसको हमारी बॉडी में रेप्लिकेट होने देती है रेप्लिकेट यानी इसको बढ़ने देती है, इसका नंबर इंक्रीज़ होने देती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंटीवायरल साइटोकाइंस हैं ये उनको बंद कर देती है, उनको ख़राब कर देती है, इनहिबिट कर देती है, और जिस वजह से इनकी ग्रोथ होती है, राइट। और देखिए अब यहाँ पे जो प्रोटीन, 2 केसेस में, जीका, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस में हमने कहीं ना कहीं किसी प्रोटीन को टारगेट किया है जो हेल्प कर रही है इनको हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करने से। देखिए जब हमें रीज़न पता चल जाता है किसी बीमारी का कि ये किस वजह से हो रही है, तभी हम उसके खिलाफ दवाई बना सकते हैं। तो ये डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये हमको मेडिसिन, ड्रग डिलीवरी में हेल्प करेंगे। और चिकनगुनिया के केस में क्या हुआ है कि अभी तक देखिए चिकनगुनिया को डिटेक्ट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चिकनगुनिया को डिटेक्ट किया जाता था, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते थे, फिर उसको एनालाइज करता था डॉक्टर और डायग्नोज करता था। लेकिन अब इन्होंने डिटेक्ट करने के लिए एक बायोसेंसर जो है वो बनाया है। किसने? ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के, जामिया के और महर्षि MDU जो है रोहतक में, वहाँ के, उन्होंने बायोसेंसर बनाया है। ये बायोसेंसर किससे बनाया है? मॉलीबेडनम डाइसल्फाइड नैनोशीट्स। ये चिकनगुनिया को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर कोई बीमारी डिटेक्ट होगी, जितनी जल्दी डिटेक्ट होगी उतनी जल्दी उसका इलाज होगा।
फास्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी जो है अभी आपको पता है कि उसका स्पूटम लेंगे या जो भी सैंपल लेंगे 1-2 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में। तो जो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में और जो एम्स है न्यू दिल्ली में, उन्होंने साथ में मिलकर एक हाईली सेंसिटिव रैपिड टेस्ट बनाया है टीबी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। तो देखिए रैपिड टेस्ट क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोग घर में शुगर टेस्ट करते हैं, खुद ही घर में कर लेते हैं, तो उसको रैपिड टेस्ट बोलते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स देखे होंगे, वो भी रैपिड टेस्ट की एग्जांपल है। तो इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी एक रैपिड टेस्ट जो है वो बनाया गया है। वैसे अभी तक जो हमारे करंट मैकेनिज्म्स थे उसमें हम एलाइजा यूज़ करते थे। अब एलाइजा इसके डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि टीबी के लिए भी अब रैपिड टेस्ट जो है इन 2 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर बनाया है। अब आ गया ऑटिज़म। ऑटिज़म देखिए एक बीमारी है, लेकिन बहुत जगह इसको अच्छे से डायग्नोज जो है वो नहीं किया जाता। मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं उसको गलती से बोल देते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन की शायद कोई इंसान पागलपन का शिकार है, ऑटिज़म को डायग्नोज नहीं कर पाते। देखिए ऑटिज़म क्या होता है, इसमें आपके स्पीच इनएबिलिटीज़ रहती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहती है, तो वो इंसान पागल नहीं होता या मेंटली रिटार्डेड नहीं होता। तो इसकी स्क्रीनिंग का एक मेथड जो है वो डायग्नोज कर लिया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के द्वारा, राइट। और इन्होंने जो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बच्चों में ये प्रॉब्लम यूजुअली देखी जाती है और जितनी जल्दी ऑटिज़म के बारे में पता चलेगा बच्चों को हम उस तरह की केयर जो है वो दे पाएंगे, राइट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब अल्जाइमर और हंटिंगटन पेशेंट्स के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं कि उनको अर्ली स्टेजेस में हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आपको 40 या 50 ईयर्स की एज में हम पता चलता है कि किसी को अल्जाइमर है। अल्जाइमर में भूलने का जैसे प्रॉब्लम हो जाता है यूजुअली, मेमोरी लॉस, कहीं पे आप खड़े होंगे एंड यू विल फॉरगेट कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन है। तो अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाएगा तो हम इसको रोक भी सकते हैं। तो इस केस में भी प्रोटीन का पता चला है कि एक प्रोटीन है एफ एक्टिन, इसका पूरा नाम है फिब्रिलर प्रोटीन जो है। ये जो प्रोटीन है ये बहुत जल्दी ही टूट जाती है, जिससे ब्रेन का जो कम्युनिकेशन का डिसरप्शन हो जाता है, जिससे ब्रेन हमारे बाकी पार्ट से या नर्व सेल से कम्युनिकेट करता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और मेमोरी की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो जितनी जल्दी डायग्नोज होगी उतनी जल्दी इसमें आपको हेल्प मिलेगी। और हंटिंगटन को भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस है आपका जेनेटिक्स का, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, उसने देखा है कि इंसुलिन सिग्नलिंग अगर हम इंक्रीज़ करेंगे ब्रेन में न्यूरोनल सेल्स में तो हंटिंगटन डिजीज़ को भी थोड़ा ट्रीट जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रीन टेक्निक फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बोलते हैं हम नॉर्मली इसको। घरों में आपने देखा होगा जो डिज़ाइंस हम छत पे बनाते हैं वहाँ पे पीओपी यूज़ किया जाता है, लेकिन पीओपी अभी तक इसको वापस डिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल था, इसके वेस्ट को संभालना। लेकिन अब जो पुणे बेस्ड नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री है, इन्होंने डेवलप की है एक टेक्निक ताकि हम रिसाइकल कर पाएँ। डिग्रेड करना तो उसको भी मुश्किल है, इसको ताकि रिसाइकल कर पाएँ पीओपी के वेस्ट को, स्पेशली हॉस्पिटल्स में एक इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल वे में। और ये जो टेक्निक है ये पहले जो पीओपी का वेस्ट होगा उसको डिसइंफेक्ट करेगी कि उसको क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट में इन्फेक्शन बहुत हो सकती है, डिसइंफेक्ट करेगी पहले, फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में जिनको हम किसी और चीज़ में यूज़ करें। पीओपी को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमोनियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, पीओपी को रिसाइकल करने का तरीका मिल गया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। अब नेक्स्ट है स्टोन एज टूल्स जो हैं वो कुछ चेन्नई के में मिले हैं और वो ये सजेस्ट करते हैं कि मिडिल पैलोलिथिक कल्चर इंडिया में 3,85,000 पहले साल ही प्रेजेंट था। और इसी टाइम, ये वही टाइम है जब हम पैलोलिथिक टाइम पढ़ते हैं अफ्रीका और यूरोप में। और अभी तक ये थ्योरी थी कि पैलोलिथिक एज में मॉडर्न जो ये टूल्स हैं, ये मॉडर्न मैन जो मॉडर्न ह्यूमन है वो अफ्रीका से भारत में लेके आया। तो वो प्रेजेंट थ्योरी है और ये थ्योरी अब जब से सामने आई ये उसको टोटली नलीफाई करती है, उसको ख़त्म करती है। ओके, अब सिक्किम गेट्स रियल टाइम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लैंडस्लाइड सिस्टम होना
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी जैसे देखा है एक वीडियो में मैंने आपको तितली साइक्लोन के बारे में बताया कि नॉर्मल, और वो काफ़ी ही रेयर साइक्लोन था, क्योंकि नॉर्मली साइक्लोन एक डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन इसने टर्न ले लिया था, जिस वजह से जो कोस्टल एरिया में ये एरियाज़ में इसने भारी तबाही मचाई, काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए, रेनफॉल हुआ। तो अभी तक कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम लैंडस्लाइड्स या कुछ इस तरह का डिज़ास्टर अगर आने वाला है सीस्मिक एक्टिविटी वाला, तो हम उसको वार्न कर पाएँ। तो अब कुछ सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है जो 24 घंटे पहले ही बता सकता है कि कुछ ऐसा डिज़ास्टर होने वाला है। इस सिस्टम में अराउंड 200 सेंसर्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे, जो जियोफिज़िकल और हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को समझ पाएंगे। जियोफिज़िकल या हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, जैसे आपका रेनफॉल हो गया, बारिश आ रही है, कितना प्रेशर है, सीस्मिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो 24 घंटे पहले वो बता पाएगा। और ये बनाया गया है केरला बेस्ड अमृता यूनिवर्सिटी और सिक्किम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा। उसके बाद देखिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है वेदर फोरकास्टिंग की हमारी बहुत बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, उन्होंने अपनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी को अपग्रेड कर दिया है, यानी HPC हो गया आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इसको इंक्रीज़ किया 6.8 पीटाफ्लॉप। तो देखिए पीटाफ्लॉप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटाफ्लॉप एक मेजर है कि हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग और स्पीड को इसमें एक्सप्रेस करते हैं, और इंडिया ने अपना ये काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया है, और इंडिया अब 4th पोजीशन पे आ गया अपनी ये स्पीड इंक्रीज़ करके। और इसका रैंक है UK नंबर 1 पे है, जापान उसके बाद है, और उसके बाद USA है, और अब 4th नंबर पे इंडिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद साइंटिस्ट ने एक सिल्क पॉलीमर डिस्कवर किया है। साइंटिस्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के, ओके, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ये बायोकम्पैटिबल है, अगर किसी को डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है हम रिप्लेस कर सकते हैं इस डिस्क से। बायोकम्पैटिबल है, आपको बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसजेनिक राइस है, जिनमें आर्सेनिक एक्यूमुलेशन कम होगा, क्योंकि राइस जो है उनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आर्सेनिक ह्यूमंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से इन्होंने एक नोवल फंगल जीन ढूंढा और इसको इंसर्ट करके इसको आर्सेनिक रेजिस्टेंट बनाया इन राइस को। देखिए इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो, अगर आप स्टडी IQ पे सर्च करेंगे ट्रांसजेनिक राइस विद रिड्यूस्ड आर्सेनिक एक्यूमुलेशन #study IQ, यूट्यूब पे आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो फंगल जीन था इसका नाम है वार्सएम जीन, ओके, वार्सएम जीन। वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लोन किया आर्सेनिक मिथाइल ट्रांसफरेज को सॉइल फंगस से और इसको राइस जीनोम में इंसर्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय भी बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स भारत में हुई हैं, ये भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप के बारे में आपने पढ़ा होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को भी गो हेड दे दिया, अब ये भी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो बहुत इस तरह के साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो हैं 2018 में हमने हमारे देश में देखे, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए GK के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनके बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। और जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।